अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्मिड डीएनए। इस प्रोसेस में हम प्लास्मिड डीएनए को सेल में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं प्लास्मिड क्या होता है। प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये अपनी रेप्लिकेशन खुद करते हैं। प्लास्मिड की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरा वो लेक्चर भी देख लेना। अब हम देखते हैं कि हम प्लास्मिड डीएनए की प्रिपरेशन किस तरह करेंगे। प्लाज्मिड डीएनए की प्रिपरेशन में हमने सेल में से सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। हम इसमें से बैक्टीरियल क्रोमोसोम को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और ये प्लाज्मिड है, तो हम इसमें से सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब हमने टोटल सेल डीएनए की प्रिपरेशन की थी तो उसमें हमने दोनों डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था, लेकिन इसकी प्रिपरेशन में हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए को ही एक्सट्रैक्ट करें। इसमें सेल में से डीएनए निकालने का मेथड सेम टोटल सेल डीएनए की तरह है। इन दोनों प्रोसेस की स्ट्रेटजीज ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आप पहले टोटल सेल डीएनए की वीडियो देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि टोटल सेल डीएनए में हमने दोनों डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था और प्लाज्मिड डीएनए में हम सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मिड की सेपरेशन है। इसकी सेपरेशन हम दो बेसिस पे करवाएंगे, एक साइज़ की बेस पे और दूसरी कन्फर्मेशन की बेस पे। पहले हम साइज़ की बेस पे देखते हैं। इसमें हम सेल एक्सट्रैक्ट करवाएंगे जिससे हमें डीएनए और आरएनए के डिफरेंट साइज़ दिखेंगे। सेल एक्सट्रैक्ट में हम सेल लाइसिस करवाएंगे। इस प्रोसेस में हम डिफरेंट केमिकल्स को ऐड करते हैं जिससे हमारी सेल वॉल टूट जाती है और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो निकल जाते हैं। अब प्लाज्मिड डीएनए में हम सेल लाइसिस कंट्रोल कंडीशन में करवाएंगे ताकि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है वो टूटे ना। टोटल सेल डीएनए में जब हमने सेल लाइसिस करवाई थी तो उसमें हमने कंट्रोल कंडीशन का ख्याल नहीं रखा था क्योंकि हमें उसमें डीएनए फ्रेगमेंट के साइज से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रोसेस में हमने सेल लाइसिस को कंट्रोल कंडीशन में ही करवाना है ताकि हमें डीएनए के लॉन्ग फ्रेगमेंट्स मिल सके। इससे ये होगा कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो हमारे जो डीएनए के लॉन्ग फ्रेगमेंट्स होंगे वो सेल डेब्रिस के साथ हम ईजिली निकाल सकेंगे। अब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के साथ ही अटैच होते हैं, जिससे जब हम सेल लाइसिस करवाएंगे और सेल वॉल टूटेगी तो वो उन सेडिमेंट्स के साथ ही नीचे आ जाएंगे। इस प्रोसेस को करते हुए हमने बहुत ध्यान से करना है ताकि हमारे बैक्टीरियल डीएनए टूटे ना। जैसे कि यहाँ पे ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और ये सेल वॉल के साथ ही अटैच है। अब हम देखते हैं कि हम ई कोलाई और इससे रिलेटेड स्पीशीज़ में कंट्रोल लाइसिस किस तरह से करवाएंगे। इस प्रोसेस में भी हम सेल वॉल को तोड़ने के लिए टोटल सेल डीएनए की तरह ईडीटीए और लाइसोसोम यूज़ करेंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट हम सेक्रोज के प्रेजेंस में करवाएंगे। इससे हमारे सेल इमीडिएटली बर्स्ट नहीं होंगे बल्कि थोड़े थोड़े करके टूटेंगे और फिर ये स्फेरोप्लास्ट बन जाएंगे। जैसे कि ये स्ट्रक्चर, इसमें सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन वैसे ही रहेगी क्योंकि अभी तक हमने इसको सिर्फ ईडीटी और लाइसोसोम से ट्रीट करवाया है। जब हम इसमें एसडीएस या फिर कोई डिटर्जेंट ऐड करेंगे तो फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन टूटेगी। जैसे हमने टोटल सेल डीएनए में देखा था, उसमें हमने सेल वॉल को तोड़ने के लिए ईडीटी और लाइसोसोम यूज़ किए थे और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हमने उसमें एसडीएस ऐड किया था। अब प्लाज्मिड डीएनए में सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने के लिए हम ट्रीटोन X100 यूज़ करेंगे। ट्रीटोन X100 एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है। टोटल सेल डीएनए में हमने एसडीएस यूज़ किया था। यहाँ पे हम एसडीएस इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि एसडीएस क्रोमोसोम की ब्रेकेज कर देगा। अब यहाँ पे ये स्फेरोप्लास्ट है, इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम सेल वॉल से अटैच है और प्लाज्मिड डीएनए सेपरेट है। अब हमने इसमें ट्रीटोन X100 ऐड कर दिया है। इसके ऐड करने से हमारे डीएनए टूट जाएंगे और हमें सेल एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे। फिर हमने इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया है। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से हमारे सेल डेब्रिस और फ्रेगमेंट्स नीचे रह जाएंगे और प्लाज्मिड ऊपर आ जाएंगे। इन प्लाज्मिड को हम क्लीन लाइसिस कहेंगे। अब इस ट्रीटमेंट से हमें डीएनए मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ पार्टिकल्स अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के भी होंगे और इसके अलावा प्लाज्मिड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेल डेब्रिस के साथ नीचे रह जाएंगे। इस वजह से इसको एक अच्छा प्रोसेस कंसिडर नहीं किया जाता। अब हम कोई ऐसा प्रोसेस देखेंगे जिसमें हमें ये इम्प्योरिटीज़ ना मिले। कन्फर्मेशन की बेस पे प्लाज्मिड सेल में सुपरकोइल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में ये सुपरकोइल मॉलिक्यूल है और ये सुपरकोइल तब तक रहेंगे जब तक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से इंटैक्ट रहेंगे। इसको फिर हम टेक्निकली कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए कहेंगे। और अगर इसमें एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए तो फिर हम उसे कन्फर्मेशन की बेस पे ओपन सर्कुलर कहेंगे, जैसे कि ये। अब सुपर कॉइलिंग प्लाज्मिड की प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम इसको इजीली नॉन सुपर कॉइल डीएनए से सेपरेट कर सकते हैं। इनकी सेपरेशन के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक एल्कलाइन डीनेचुरेशन और दूसरा एथिडियम ब्रोमाइड सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन।
पहले हम एल्कलाइन डीनेचुरेशन देखते हैं। एल्कलाइन डीनेचुरेशन में हम पीएच की रेंज इस तरह से एडजस्ट करेंगे जिससे नॉन सुपरकॉइल्ड डीएनए डीनेचर हो जाए और सुपरकॉइल्ड डीएनए डीनेचर ना हो सके। अब हम सेल एक्सट्रैक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और पीएच 12 to 12.5 पे एडजस्ट कर देंगे। इस पीएच पे नॉन सुपरकॉइल्ड डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी जिससे डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें लीनियर डीएनए मिल जाएंगे। अब ये हमारे लीनियर डीएनए है और ये सुपरकॉइल्ड प्लास्मिड है। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है और पीएच को हमने 12 to 12.5 पे एडजस्ट कर देना है जिससे हमारे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें एसिड ऐड कर देंगे तो ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल आपस में टेंगल्ड हो जाएंगे, मतलब कि इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। फिर हम इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल के पैलेट नीचे रह जाएंगे और सुपरकॉइल्ड प्लास्मिड ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए आ गए थे। इसमें फिर हमने एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने से हमारे ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल आपस में टेंगल्ड हो गए। फिर हमने इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल नीचे चले गए और सुपरकॉइल्ड प्लास्मिड ऊपर आ गए। सेकेंड प्रोसेस हमारे पास है एथिडियम ब्रोमाइड सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस में हमने डेंसिटी के बेस पे सेपरेशन करवानी है। इसमें हमने हाई स्पीड पे सीशियम क्लोराइड ले लेना है और उसकी हमने फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देनी है। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे मैक्रोमोलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आरएनए अपनी डेंसिटी के बेस पे नीचे चला गया, डीएनए सीशियम क्लोराइड के साथ आ गया और प्रोटीन ऊपर चला गया। अब यहाँ पे डीएनए की डेंसिटी 1.7 ग्राम है तो ये इस पॉइंट पे चला जाएगा जहाँ पे सीशियम क्लोराइड है, क्योंकि सीशियम क्लोराइड की डेंसिटी भी 1.7 है और प्रोटीन की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर चला जाएगा 1.55 पे और आरएनए अपनी डेंसिटी के मुताबिक नीचे आ जाएगा। इसी तरह डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब मेन पर्पस हमारा यहाँ पे प्लास्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए को एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो वो हम देखते हैं कि हम इनको सेपरेट किस तरह करेंगे। ये प्रोसेस हम एथिडियम ब्रोमाइड से करेंगे। एथिडियम ब्रोमाइड को हम सुपरकॉइल मॉलिक्यूल को नॉन सुपरकॉइल मॉलिक्यूल से सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड नॉन सुपरकॉइल डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा जिससे इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तकरीबन 0.125 तक। एथिडियम ब्रोमाइड सुपरकॉइल मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच होता है लेकिन उसकी डेंसिटी पे कम फ़र्क पड़ता है, तकरीबन 0.085 तक। अब नॉन सुपरकॉइल मॉलिक्यूल जो कि लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाएंगे और सुपरकॉइल मॉलिक्यूल नीचे रह जाएंगे। अब हम एक सिरिंज लेंगे और उसकी हेल्प से हम प्लास्मिड को निकाल लेंगे। अब प्लास्मिड के साथ ईटीबीआर भी अटैच था इसलिए हमने ईटीबीआर को भी रिमूव करवाना है। इसके रिमूवर के लिए हम इसको एन ब्यूटानॉल के साथ ट्रीट करवाएंगे और सीशियम क्लोराइड भी प्लास्मिड के साथ अटैच था इसलिए हमने सीशियम क्लोराइड को भी प्लास्मिड से रिमूव करवाना है। इसके रिमूवल के लिए हम डायलिसिस करेंगे। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें हमने सिरिंज की हेल्प से प्लास्मिड को रिमूव किया। प्लास्मिड के साथ ईटीबीआर और सीशियम क्लोराइड अटैच था। हमें प्योर प्लास्मिड चाहिए इसलिए हमने इसके रिमूवल के लिए ट्रीटमेंट करवाई। ईटीबीआर को रिमूव करने के लिए हमने एन ब्यूटानॉल को यूज़ किया और सीशियम क्लोराइड के रिमूवल के लिए हमने इसकी डायलिसिस करवाई जिससे हमें प्योर प्लास्मिड मिल गए। अब हम इसे क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम इसे एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले प्लास्मिड के बारे में देखा कि प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और ये खुद से रेप्लिकेट कर जाते हैं क्योंकि इनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। फिर हमने देखा कि प्लास्मिड डीएनए की प्रिपरेशन में जो स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं वो सेम टोटल सेल डीएनए की तरह होती हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि टोटल सेल डीएनए की प्रिपरेशन में हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लास्मिड डीएनए दोनों को एक्सट्रैक्ट किया था और प्लास्मिड डीएनए की प्रिपरेशन में हमने सिर्फ प्लास्मिड डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। फिर हमने प्लास्मिड डीएनए की सेपरेशन देखी। इसकी सेपरेशन में हमने इसके दो मेथड्स देखे, एक साइज़ के बेस पे और दूसरा कन्फर्मेशन के बेस पे। पहले हमने साइज़ के बेस में देखा। इसमें हमने देखा कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम सेल वॉल से अटैच होते हैं और प्लास्मिड डीएनए सेपरेट पड़े होते हैं। इसमें फिर हमने सेल एक्सट्रैक्शन करवाई। सेल एक्सट्रैक्शन में हमने सेल लाइसिस की जिससे हमारे सेल वॉल टूटे। सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमने लाइजोसोम और ईवीटीए यूज़ किया। इसके बाद फिर हमारे पास फेरोप्लास्ट बन गए जिसमें हमारे सेल वॉल टूट गए थे लेकिन सेल मेम्ब्रेन वैसे ही थे। फिर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हमने ट्रीटोन X100 यूज़ किया। ये एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं। इसमें हमने SDS इसलिए नहीं यूज़ किया था क्योंकि SDS बैक्टीरियल क्रोमोसोम को तोड़ देता है। फिर हमने सेंट्रीफिकेशन करवाई। सेंट्रीफिकेशन करवाने से हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स और सेल डेब्रिस नीचे रह गए और ऊपर हमारे पास प्लास्मिड आ गए। इन प्लास्मिड को फिर हमने क्लीन लाइसिस कहा था।
सेकेंड मेथड फिर हमने कन्फर्मेशन की बेस में देखा। इसमें हमने देखा कि प्लाज्मिड सुपर कॉइल मॉलिक्यूल की तरह होते हैं। फिर हमने इसकी दो टाइप्स देखी, कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए और ओपन सर्कुलर। कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए तब होगा जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा, और ओपन सर्कुलर तब होगा जब एक न्यूक्लियोटाइड से स्ट्रैंड टूट जाएगी। फिर हमने देखा कि प्लाज्मिड में सुपर कॉइलिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये इजीली नॉन सुपर कॉइल मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाते हैं। इनकी सेपरेशन के फिर हमने दो मेथड्स देखे, एल्कलाइन डीनेचुरेशन और एथिडियम ब्रोमाइड सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एल्कलाइन डीनेचुरेशन में फिर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, एक सुपर कॉइल प्लाज्मिड डीएनए और दूसरा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। इसमें फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जिससे हमारी पीएच 12 to 12.5 हो गई। इससे हमारे लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। फिर हमने इनमें एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने से ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल आपस में टेंगल्ड हो गए। फिर हमने इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से हमारे लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल नीचे रह गए और सुपर कॉइल प्लाज्मिड ऊपर आ गए। सेकेंड मेथड हमारे पास था एथिडियम ब्रोमाइड सीशियम क्लोराइड। इस मेथड में हमने डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पे सेपरेशन करवाई थी। इसमें हमने हाई स्पीड पे सीशियम क्लोराइड डाला जिससे हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पे एक दूसरे से सेपरेट हो गए। डीएनए सीशियम क्लोराइड के पास आ गया, आरएनए डेंसिटी की बेस पे नीचे चला गया और प्रोटीन लेस डेंसिटी होने की वजह से ऊपर आ गया। फिर एथिडियम ब्रोमाइड नॉन सुपर कॉइल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ जिससे उसकी डेंसिटी 0.125 हो गई। एथिडियम ब्रोमाइड सुपर कॉइल मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच हुआ लेकिन उनकी डेंसिटी पे बहुत कम फ़र्क पड़ा। इससे जो सुपर कॉइल मॉलिक्यूल थे वो नीचे रह गए और नॉन सुपर कॉइल मॉलिक्यूल ऊपर आ गए। फिर हमने सिरिंज की हेल्प से प्लाज्मिड निकाल लिया। इस प्लाज्मिड में ETBr और सीशियम क्लोराइड अटैच था। फिर हमने इनकी ट्रीटमेंट करवा के इन दोनों को रिमूव कर दिया जिससे हमें 100% प्योर डीएनए मिल गया। इस तरह से हमारी प्लाज्मिड की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इसके अलावा जो टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। इस वीडियो के बाद आप प्लाज्मिड और टोटल सेल डीएनए वाली वीडियो भी देख लेना, उससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।